अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ड। हम आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी। व्हाट इज़ पोस्ट कॉलोनियलिज्म, व्हाट इज़ कॉलोनियलिज्म, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म। सो आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, कि हमारे पास पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी है क्या, वाई डज इट मैटर, की क्वेश्चन जो हमारे पास बन रहे हैं। हाउ डज कॉलोनियलिज्म शेप आइडेंटिटी, how do post-colonial writers challenge dominant narratives, and the third one is what are the lasting effects of colonialism today. So guys, इसका मतलब ये है कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि colonialism हमारी आइडेंटिटी को कैसे चेंज करती है, या कैसे एक नई तस्वीर देती है, कैसे एक न्यू फॉर्म देती है। सेकेंड वन इज़ कि कैसे हमारे पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स चैलेंज डोमिनेंट नैरेटिव्स, डोमिनेंट जो हमारे पास नैरेटिव्स है हाउ डू दे चैलेंज दैम। थर्ड वन इज़ लास्टिंग इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म टुडे, जो कॉलोनियलिज्म तो गुजर गई मगर उनका हम पे स्टिल जो इफ़ेक्ट है क्या है। सो आज के लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ पोस्ट कॉलोनियलिज्म। डिफिनीशन है, बिफोर स्टार्टिंग पोस्ट कॉलोनियलिज्म वी हैव टू स्टडी कॉलोनियलिज्म। व्हाट इज़ कॉलोनियलिज्म? कॉलोनियलिज्म उसको कहते हैं व्हेन सडनली द अनदर पार्टी कैम एंड स्टार्ट रूलिंग आवर सर्टेन एरिया। जब कोई दूसरी पार्टी आ जाए किसी मुल्क या किसी कॉलोनी, किसी जगह को कॉलोनी बनाए और वहाँ पर रूलिंग स्टार्ट करे, उसको हम कॉलोनियलिज्म कहते हैं। कंट्रोल एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वन नेशन बाय अनदर, वही डिफिनीशन, कंट्रोल एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वन नेशन बाय अनदर। जब एक नेशन की कंट्रोल दूसरा नेशन ले ले और वहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट कर ले तो उसको कॉलोनियलिज्म कहते हैं। Then, what is post-colonialism? The study of colonial legacies, resistance and identity formation. जब हम colonial legacies को study करते हैं, उसके resistance को and identity formation को, तो उसको हम post-colonialism कहते हैं। Okay, then focuses on literature, politics, history, culture and formerly colonized region. पोस्ट-कॉलोनियल जितना भी हम लोग पढ़ेंगे, जितने भी हमारे पास पोस्ट-कॉलोनियल स्टडीज़ और बुक्स मौजूद हैं, उसमें लिटरेचर, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री और कल्चर को स्पेसिफिकली डिस्कस किया गया है इन द कॉलोनाइज्ड रीजन। ओके, कि हमारे पास जो थीरी है, थीरी के जो की थिंकर हैं हमारे पास, वो है फर्स्ट वन इज एडवर्ड सेड। उसने 1978 में एक बुक लिखी, डेट इज़ ओरिएंटलिज्म, इन विच ही हैज़ डिस्कस सेवरल द मार्जिनलाइजेशन, द पोजीशन ऑफ द कॉलोनाइज्ड पीपल। सेकेंड वन इज़ फ्रांस फैनन। फ्रांस फैनन भी हमारे पास एक थीरिस्ट है, एक बहुत नामी ग्रामी पोस्ट कॉलोनियल राइटर है। द रिच ऑफ द अर्थ, ही डिस्कस आल्सो द इन्फीरियर पोजीशन ऑफ द colonized people. Then came the Homi K. Baba. Homi K. Baba also discussed the concept of hybridity, mimicry, ambivalence. And then the prominent figure of this age is Gayatri Spivak. She worked for the feministic perspective. That is Can the Subaltern Speak? हम अब एक एक को describe करने वाले हैं separately. First one is Edward Said, Orientalism. What is Orientalism? The West Occident portrays the East as exotic, backward and inferior. ओरिएंटलिज्म में एडवर्ड सेड ने जो डिस्कशन की हुई है, द वेस्ट ऑक्सीडेंट, दे रेफर द वेस्ट ऑक्सीडेंट मीन्स द सुपीरियर वन एंड द ईस्ट orient as the other, and compare them, and they called them the inferior, the backward, exotic. Then justifies colonial rule by creating stereotypes, influences literature, art and media. Means in simple word, Edward said that कि कैसे कॉलोनीज़ का जो हमारे पास कॉलोनीज़ बनी हुई थी, लाइक जैसे सब कॉन्टिनेंट है तो सब कॉन्टिनेंट भी हमारे पास एक कॉलोनी ही थी विच इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। सो ये भी कॉलोनी थी। सो ब्रिटिशर जो थे वो हमारे पास वेस्ट थे, तो ऑक्सीडेंट हुए, जो ईस्ट वाले हम लोग हुए तो ये ओरिएंट हुए। तो कैसे वी वर सपोज टू बी कंसिडर इन्फीरियर वन और बैकवर्ड, ये चीज़ें एडवर्ड सेड ने डिस्कस की हुई है। हाउ द अदर्स आर इन्फीरियर। एग्जाम्पल है वेस्टर्न डिपिक्शन ऑफ द मिडल ईस्ट इन फिल्म्स एंड बुक्स। देन सेकेंड वन इज फ्रांस फैनन।
फ्रेंच फैनन भी बहुत ही हमारे पास एक नामवर शख्स है पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में. द रिच ऑफ द अर्थ इन हिज बुक ही actually he works for the he was a psychiatrist and he worked for the people that how they have to behave or how we have to deal. सो उसका भी कंसेप्ट यही था कि ज़्यादातर जो कोलोनाइजेशन हुई थी, जो कॉलोनीज बनी हुई थी, वहाँ के जितने भी लोग थे कोलोनाइज लोग, वो साइकोलॉजिकल सफ़र कर रहे थे, वो साइकोलॉजिकली फील कर रहे थे इन्फीरियोरिटी को, वो मार्जिनलाइज थे. क्यों? क्योंकि वो रूलर उनको यही इस कंसेप्ट से देखते थे कि आप इन्फीरियर हो, यू आर नॉट सपोज टू से एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ अस. सो साइकोलॉजिकली दे वर सप्रेस्ड, द कॉलोनाइज्ड पीपल वर सप्रेस्ड. सो फ्रेंच फैनन ने भी इस पर्सपेक्टिव पे वर्क किया. फोकसेस ऑन द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म. फ्रेंच फैनन का जो मेन कंसेप्ट था, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म को उसने डिस्कस किया कि कैसे साइकोलॉजिकली एक कॉलोनीज के जो लोग हैं वो कैसे इफेक्ट होते हैं. देन कॉलोनाइज पीपल इंटरनलाइज इन्फीरियोरिटी, मतलब इंटरनली दे वर कंसिडरिंग देमसेल्फ कि हम लोग इन्फीरियर है. एंड डिस्कसेस वायलेंस एज रिस्पॉन्स टू कॉलोनियल ऑप्रेशन. एग्जाम्पल है हमारे पास इसका एंटी कॉलोनियल रिवोल्यूशन इन अफ्रीका. Third one is Homi K. Baba. Homi K. Baba is also one of the prominent figure of this theory. That is, Homi K. Baba ने भी एक ऐसा कंसेप्ट दिया है जो कॉलोनीज और कॉलोनाइजेशन और पोस्ट कॉलोनियल में उसने ऐसा कंसेप्ट दिया कि हमें पूरे का पूरा सीन नज़र आता है कि कैसे हम एग्जांपल अगेन यहाँ पर लेंगे सब कॉन्टिनेंट का. तो अगर हम लोग देखें तो सब कॉन्टिनेंट में जब अंग्रेज़ लोग आए थे तो कैसे वो अपनी एक कल्चर को हम पे इम्पोज कर रहे थे. एंड दे ड्रेक नॉट ओनली आर कल्चर बट दे इम्पोज दियर कल्चर. तो ना चाहते हुए भी जो हम ईस्ट जो लोग थे, जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के लोग थे, वो ना चाहते हुए भी वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे थे और अपने कल्चर से ये बहुत दूर जा रही थी. ये कंसेप्ट हमारे पास दिया हुआ है होमी के बाबा ने. होमी के बाबा ने मिमिक्री की बात की हुई है. देन एम्बिवेलेंस के कैसे बहुत को कभी रेजिस्ट भी करती है, कभी अडॉप्ट भी करती है, मतलब डुअल फेसेस का कंसेप्ट दे दिया. अच्छा, फर्स्ट वन इज़ हाइब्रिडिटी. व्हाट इज़ हाइब्रिडिटी? द ब्लेंडिंग ऑफ कल्चर्स अंडर कॉलोनियल रूल. अब इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है? अगेन द ब्लेंडिंग ऑफ कल्चर्स अंडर कॉलोनियल रूल. वी हैव द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में मुस्लिम हिंदूज थे, बट स्टिल जब ब्रिटिशर्स आए तो उसका जो कल्चर था वो यहाँ पर इम्पोज हुआ. तो इससे जो ब्लेंडिंग हो गई, इसको होमी के बाबा ने दिया हुआ है हाइब्रिडिटी का नाम. सेकेंड वन इज मिमिक्री. मिमिक्री इज आल्सो कॉलोनाइज सब्जेक्ट इमिटेट कॉलोनाइजर्स बट आर नेवर फुली एक्सेप्टेड. कॉलोनाइज सब्जेक्ट है ये भी. कॉलोनाइजर हम लोग जो वंस वी वर इन कॉलोनाइज्ड. सो कॉलोनाइज जो ना चाहते हुए भी वो फॉलो करते हैं, उसको मिमिक्री कहते हैं. और नेवर फुली एक्सेप्टेड, मतलब हम लोग उनको कॉपी करते हैं. तो ये क्या हुआ? मिमिक्री हुआ. एम्बिवेलेंस इज द कंसेप्ट व्हेन वी थिंक दैट यस समटाइम्स वी रेजिस्ट एंड समटाइम्स वी अडॉप्ट दैट थिंग. सो इसको एम्बिवेलेंस कहते हैं. एग्जाम्पल है द यूज ऑफ इंग्लिश इन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर. Then the last one, that is Gayatri Spivak, Can the Subaltern Speak, is the example. So subaltern refers to marginalized group. Gayatri Spivak ने बात की हुई है marginalization पे कि कैसे लोगों को like they were not supposed to say anything in front of the superior people, कि कैसे जो lower class के people है उसको suppress किया हुआ है, कैसे क्या वो बात कर सकती है. Can the subaltern speak? So ये है subaltern mean the most marginalized group. Okay, Western scholars often speak for them instead of listening. Speak for them instead of listening. अच्छा, इसके बाद है challenges dominant narrative in academia and literature. एग्जाम्पल है हमारे पास representations of indigenous communities in Western literature. देन है हमारे पास पोस्ट कॉलोनियल का जो लिटरेचर है वो है. एग्जाम्पल है हमारे पास उसकी जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल में यही चीज़ें डिस्कस हुई है. फर्स्ट एग्जामाइंस, ये क्या चीज़ एग्जामाइन करते हैं? आइडेंटिटी को, रेजिस्टेंस को, कॉलोनियल ट्रामा को. एग्जाम्पल है हमारे पास चिनो अचेबे की थिंग्स फॉल अपार्ट. नाइजीरियन राइटर है. सलमान रुश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रन, डेट इज़ फ्रॉम इंडिया. ही इज़ फ्रॉम इंडिया. देन टर्नी मॉरिसन, उसकी जो एग्जाम्पल है डेट इज़ स्लेवरी एंड रेस. देन जमैकन कैन गेट अ स्मॉल प्लेस
जो हमारे पास नॉवल उसने लिखा है। सो ये हमारा आज का लेक्चर था। होप से को आपको समझ आया हुआ होगा, और अगर इसमें कोई भी मुश्किल है सो प्लीज़ कमेंट में बताएं। हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।